चाइना फूड सिक्योरिटी चाहता है। इसकी लेजिटिमेसी इस पर निर्भर करती है, लेकिन खेती कठिन होती जा रही है। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। चीन सुरक्षा को लेकर जुनूनी है। वास्तव में इतने जुनूनी कि चीनी नेता शी जिनपिंग ने पिछले साल 20वीं पार्टी कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में 50 से अधिक बार इसका उल्लेख करने की बात कही। रूडी गिuliani ने उल्लेख किया है कि वो 9/11 पर न्यूयॉर्क शहर के मेयर थे। क्या आप जानते हैं कि रूडी गिuliani 9/11 को न्यूयॉर्क शहर के मेयर थे? क्योंकि वो 9/11 को न्यूयॉर्क शहर के मेयर थे, वो वास्तव में ये सुनिश्चित कर रहा है कि हम कभी न भूलें। शी जिनपिंग ने उल्लेख किया कि कैसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को लोगों के लिए सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सैन्य, तकनीकी, सांस्कृतिक, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा के 1 अरब अन्य रूपों की गारंटी देनी चाहिए। जितना कम्युनिस्ट पार्टी मानव जीवन के मूल्य के बारे में कम परवाह नहीं कर सकती है, वो अभी भी अपने लोगों को ये बताने की परवाह करती है कि वे उसके शासन में सुरक्षित रहेंगे। उनकी आजादी के बदले में, जो एक भालू की तरह है जो मधुमक्खियों के झुंड को अपने शहद को सुरक्षित रखने का वादा करता है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं उसमें कितना विश्वास रखूंगा। खाद्य सुरक्षा सुरक्षा के सबसे महत्वपूर्ण रूपों में से एक है जिसकी पार्टी को परवाह है। ये जानता है कि जब लोग भूखे और क्रोधित होते हैं तो पूरी हुकूमत गिर सकती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो आखिरी चीज चाहती है वो ये है कि लोग ये याद रखें कि कैसे इसने मात्से तुम के तहत विनाशकारी अकालों का कारण बना। इसीलिए सीसीपी की केंद्रीय समिति और राज्य परिषद नहीं प्रकाशित करती है एक दस्तावेज प्रत्येक वर्ष। ये हमेशा ग्रामीण नीति के बारे में है। इस वर्ष इसने खाद्य उत्पादन, कृषि बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास को स्थिर करने और सुनिश्चित करने के प्रयासों का आह्वान किया। इसलिए खाद्य सुरक्षा एक बड़ी प्राथमिकता है। यहां तक कि सीसीपी भी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके नागरिकों को भोजन मिले। तो अगली बार जब कोई यह कहने पर आप पर हंसे कि आप जल्लाद हैं, तो उन्हें याद दिलाएं कि साम्राज्य कम खर्च में गिर गए हैं और आपको अभी कुकी दिलाने के लिए। खाद्य सुरक्षा चीनी कानून में भी लागू है। चीन के 2015 के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अनुच्छेद 22 में सरकार को खाद्य सुरक्षा, सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक उपायों की आवश्यकता है। शी जिनपिंग बार बार खाद्य सुरक्षा का उल्लेख करने की बात करते हैं, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा, खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है और चीन की आबादी के अधिक विविध और उच्च गुणवत्ता वाले व्यंजनों के लिए स्वाद विकसित करने के साथ खाद्य सुरक्षा की गारंटी देना कठिन और कठिन होता जा रहा है। ये पता चला है कि आप 1.4 बिलियन लोगों के लिए सिर्फ पोस्टमैट्स का आदेश नहीं दे सकते। 2022 में चीन के कई क्षेत्रों में सूखे का सामना करना पड़ा, जिसमें यानजी नदी बेसिन भी शामिल है, जिसने 8,000 वर्ग मील से अधिक कृषि भूमि को प्रभावित किया। ये देखते हुए कि बेसिन चीन के चावल का 2/3 उत्पादन करता है, सूखे के दौरान चीन ने निश्चित रूप से बहुत अधिक अनाज खो दिया। लेकिन चीन को 2022 में भी बाढ़ का सामना करना पड़ा, जिसने फसलों को चौपट कर दिया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जीरो कोविड नीति ने भी कृषि उत्पादन को चौपट कर दिया। इसके अलावा यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने चीन द्वारा रूस से गेहूं आयात करने पर सहमत होने के बाद भी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और शायद सबसे विनाशकारी, पिज्जा हट अब प्रतिस्पर्धी कूपन स्वीकार नहीं करता है। समय सभी के लिए कठिन है। इन सब के बावजूद चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने दावा किया कि 2022 में देश का अनाज उत्पादन 686 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक हो गया। राज्य द्वारा संचालित मीडिया के अनुसार ये लगातार 8वां वर्ष है जिसमें चीनी अनाज का उत्पादन 650 मिलियन टन से अधिक हो गया है, जो मुझे लगता है कि एक उपलब्धि है यदि आप उस तरह का अनुसरण कर रहे हैं। और अपने 2023 के नए साल के संबोधन के दौरान शी जिनपिंग ने बताया कि कैसे चीन ने लगातार 19वें साल बम्पर फसल हासिल की। सीसीपी को चीनी लोगों की खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत स्थिति में रखा। खैर, अगर शी जिनपिंग ने कहा है तो ये सच होना चाहिए। मेरा मतलब है, ऐसा नहीं है कि कोई यूट्यूब चैनल है जो 10 वर्षों से झूठ बोल रहा है ना? बूट। चीन की वास्तविक खाद्य सुरक्षा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तुलना में बहुत कमजोर हो सकती है। मैं ब्रेक के बाद समझाऊंगा। वापसी पर स्वागत है। 2012 में सत्ता संभालने के बाद से शी ने अक्सर कहा है कि चीनी लोगों के चावल के कटोरे को हमेशा अपने हाथ में मजबूती से पकड़ना चाहिए और मुख्य रूप से चीनी अनाज से भरा होना चाहिए।
शी चाहते हैं कि चीन अपने दम पर अधिक भोजन का उत्पादन करके और विदेशों, विशेष रूप से अमेरिका पर कम निर्भर होकर अधिक आत्मनिर्भर बने। PFFT उनका नुकसान। वे अमेरिकी खेत उगाए जाने की खुशी को कभी नहीं जान पाएंगे। मैक्रोनी और चीज अमेरिका की नंबर 1 फसल। चीन अनाज उत्पादन के साथ रिकॉर्ड स्थापित करने का दावा करता है, लेकिन सभी साक्ष्य इंगित करते हैं कि चीन की कृषि भूमि गंभीर संकट में है और अनाज का उत्पादन उतना अधिक नहीं है जितना कि अधिकारी दावा करते हैं। ध्यान रखें कि चीन से आने वाला कोई भी आधिकारिक डेटा विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि डेटा रिपोर्टिंग को भी राजनीति का पालन करना पड़ता है। CCP के डेटा पर भरोसा करना डेटिंग साइट पर उस लड़के पर भरोसा करने जैसा है जो कहता है कि वो 6 फीट लंबा है। हाँ, शायद एक स्क्वाटी पॉटी पर खड़े होने के दौरान। कई अध्ययनों से पता चलता है कि चीन के अनाज उत्पादन के आंकड़ों में हेरफेर किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी ने निचले स्तर के अधिकारियों को अनाज उत्पादन की अधिक रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया है। ये देखते हुए कि चीनी अधिकारी सरकारी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कितनी बार झूठ बोलते हैं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, खासकर जब आप देखते हैं कि अनाज उद्योग कितना भ्रष्ट है। यहां तक कि चीनी अधिकारी भी जो जानकारी देते हैं उसे नमक के दाने के साथ लेते हैं। यह वैसा ही है जैसा 1950 के दशक में भीषण अकाल के दौरान हुआ था। अनाज उत्पादन के बारे में झूठ बोलने के लिए स्थानीय अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाता था, इसलिए उच्च अधिकारी झूठी सूचनाएं प्राप्त करते रहे और शायद शीर्ष पर कोई भी यह नहीं जानता था कि यह कितना बुरा था जब तक कि लोग मरने लगे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि लोग अब भूखे मर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बहुत कुछ झूठ चल रहा है। चीन चाहे जो भी आंकड़े पेश करे, हकीकत यह है कि खाद्यान्न उत्पादन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। वास्तव में चीनी कृषि भूमि उत्पादकता खराब हो रही है। 2009 और 2019 के बीच चीन ने अपनी कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 6% खो दिया। तो ये सिर्फ चीन में गायब होने वाले लोग नहीं हैं। रुको, क्या खेत सरकार के खिलाफ बोले? हालात और बिगड़ेंगे। चीनी शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 2030 तक देश उच्च गुणवत्ता वाली कृषि योग्य भूमि के 4,500 वर्ग मील से अधिक खो देगा। अधिक खेती और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण चीन की घटती कृषि भूमि भी उत्पादकता खो रही है। ये समझ में आता है कि वे इतने अधिक उर्वरक का उपयोग करते हैं। वे BS से इतने भरे हुए हैं कि उन्हें इसका उपयोग करने के लिए कोई तरीका खोजना होगा। यहां तक कि चीनी शासन को भी यह स्वीकार करना होगा कि मिट्टी का कटाव एक बड़ी समस्या है। रेनमिन विश्वविद्यालय में एक कृषि अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के अनुसार 2030 तक राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन घरेलू मांग के 59% से कम तक पहुंच जाएगा, जो 2020 में 66% से कम और 2000 में 93% से कम हो जाएगा। चीन संसाधनों पर अधिक दबाव और आगे अनाज और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अधिक गंभीर चुनौतियों का सामना करेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर शी जिनपिंग अपने अगले भाषण में 50 की जगह 100 बार सुरक्षा कहें? वो निश्चित रूप से मदद करेगा, है ना? चीन की स्थानीय सरकारें चीजों को बदतर बना रही हैं। खेती के लिए अलग जमीन देना उनके आर्थिक हित के खिलाफ है। भूमि की बिक्री से राजस्व स्थानीय सरकार के राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदान करता है। महत्वपूर्ण इसे हल्के ढंग से रख रहा है। भूमि की बिक्री का अर्थ आमतौर पर रियल एस्टेट डेवलपर्स को कृषि भूमि बेचना है। ये स्थानीय सरकार की आय का आधा हिस्सा बनाता है और बड़े पैमाने पर शून्य कोविड खर्च, एक संपत्ति संकट और केंद्र सरकार से कोई खैरात नहीं होने के कारण चीन की स्थानीय सरकारें राजस्व के नए स्रोतों के लिए बेताब हैं। वे इतने हताश हैं कि वे ओनली लेंस खाता बनाने के बारे में सोच रहे हैं। विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और शहरी विकास का विस्तार करने वाली किसी भी चीज के लिए भूमि को अलग करना खेती की तुलना में स्थानीय सरकारों के लिए अधिक आकर्षक है। कोविड से पहले भी यह एक समस्या थी। यही वजह थी कि केंद्र सरकार ने कृषि योग्य भूमि की सुरक्षा के लिए रेड लाइन नीति तय की थी। अब जब स्थानीय सरकारें कोविड के बाद दिवालिया हो गई हैं, तो उनके पास रेड लाइन से बचने की कोशिश करने के और भी कारण हैं। यहां तक कि अगर शी जिनपिंग ये सुनिश्चित कर लें कि भूमि विशेष रूप से खेती के लिए अलग रखी गई है, तो इसके लिए धन जुटाना कठिन होगा। शी का लक्ष्य 460,000 वर्ग मील से कम कृषि भूमि को संरक्षित करना है। यह संयुक्त कैलिफोर्निया, नेवादा, ओरेगन और वाशिंगटन से बड़ा है। वो खासतौर पर चीन की बची हुई आखिरी काली मिट्टी को संरक्षित करना चाहते हैं। काली मिट्टी दुनिया में केवल कुछ ही स्थानों पर मौजूद है, मध्य यूरेशिया और विशेष रूप से यूक्रेन में, और अमेरिका और कनाडा में रेड रिवर वैली में, और यह इतना शक्तिशाली है कि कभी कभी अपराधियों को सामानों की काला बाजारी तस्करी के लिए पकड़ा जाता है। ठीक है, अगर चीन काली मिट्टी से बाहर निकलता है तो कम से कम उनके पास हमेशा रहेगा काला आसमान।
चीन के पास बहुत सारी काली मिट्टी भी हुआ करती थी, लेकिन माओ की मूर्खतापूर्ण नीतियों के लिए वनों की कटाई का सहारा लेने के मूर्खतापूर्ण विचार के लिए धन्यवाद, जिसके कारण महान अकाल पड़ा। चीन की काली मिट्टी अब धुल रही है। तो घरेलू खेती चीन के लिए कठिन और कठिन होती जा रही है। देश खाद्य सुरक्षा से निपटने के लिए और कौन से तरीके अपना रहा है? क्या वे अपना गौरव निगलने और कुछ आयात करने के लिए तैयार हैं? अच्छा पुराना अमेरिकी खेत विकसित मैक और पनीर? अभी तक नहीं है। वे भोजन की बर्बादी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि लोग पर्याप्त भोजन बर्बाद कर रहे हैं जो अन्यथा एक वर्ष में 50 मिलियन लोगों को खिला सकता है। लेकिन ये भी चीन की विशाल आबादी का केवल कुछ प्रतिशत है। चीन अमेरिका, यूरोपीय संघ और अब पहले से कहीं अधिक ब्राजील से भी बहुत अधिक भोजन आयात करना जारी रखता है। वास्तव में खाद्य आयात दशकों से बढ़ रहा है। वे भोजन वितरित करने का आदेश देते हैं जब उन्हें इसे घर पर बनाना चाहिए। वाह! 10 साल में यह पहली बार है जब मैं वास्तव में उनसे खुद को जोड़ पाया हूं। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि चीन का खाद्य उत्पादन मांग में वृद्धि के साथ नहीं रह सकता है। दूसरी ओर, ये केवल आयात को निर्धारित करने वाले खाद्य पदार्थों की कीमत को प्रतिबिंबित कर सकता है, क्योंकि कुछ खाद्य पदार्थ वास्तव में चीन के लिए घरेलू स्तर पर बढ़ने की तुलना में आयात करने के लिए सस्ते हो सकते हैं। चीन विदेशों में भी खेती की जमीन खरीद रहा है। ये बहुत है, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। चीन को गंदगी के हर टुकड़े की जरूरत होगी जिस पर उसका हाथ हो सकता है। अन्यथा मधुमक्खियां भालू पर भरोसा करना बंद कर देंगी कि वो अपने शहद को सुरक्षित रख सकता है, और इससे निपटने के लिए उनके पास बहुत सारे जल्लाद लोग होंगे। और यह शो दर्शकों के सपोर्ट की वजह से संभव हो पाया है। इसलिए क्राउडफंडिंग वेबसाइट पैट्रन या अनन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल के माध्यम से बिना सेंसर किए चीन का समर्थन करने वाले मेरे अद्भुत प्रशंसकों के लिए धन्यवाद के रूप में मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। पट्रियन पर स्टेटेड चिम्प पूछता है, क्या आपको लगता है कि चीनी विदेशी पुलिस स्टेशन गैर चीनी नागरिकों को मेजबान देशों से हिरासत में लेने और उन्हें अनजाने में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तोड़ने के लिए चीन में प्रत्यर्पित करने के लिए जाएंगे? यह उस तरह से काम नहीं करेगा, क्योंकि कानूनी तौर पर चीन केवल अपने ही नागरिकों को वापस चीन को प्रत्यर्पित कर सकता है। चीन के विदेशी पुलिस स्टेशनों का इस्तेमाल मुख्य रूप से चीनी लोगों की निगरानी के लिए किया जाता है, लेकिन मुझे यकीन है कि वे अन्य लोगों पर भी थोड़ी अतिरिक्त जासूसी करने से ऊपर नहीं हैं। मध्यम प्रसिद्ध यूट्यूब होस्ट पर नजर रखना पसंद है। आपके प्रश्न और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद स्टेटेड चिम्प, और बाकी सभी को धन्यवाद जो पैट्रन के माध्यम से बिना सेंसर के चीन का समर्थन करते हैं। पैट्रियन में हमसे जुड़ें और प्रति एपिसोड $1 या उससे अधिक का योगदान दें। देखने के लिए धन्यवाद।